Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक बेहद गतिशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हाँ, भारत की विदेश नीति यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल, ये एम लक्ष्मीकांत का अध्याय 88 है और आज हम इसी पर एक गहन विश्लेषण करेंगे। ये विषय न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए जरूरी है, सही कहा, बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से भी बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। विदेश नीति आप देखें तो सिर्फ दूसरे देशों से रिश्ते बनाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक पहचान से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो आज की चर्चा में हमारा मकसद रहेगा कि लक्ष्मीकांत में जो तथ्य और विश्लेषण दिए गए हैं, हाँ, उनके आधार पर विदेश नीति के मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों, ये नीति बनती कैसे, मतलब प्रक्रिया, और कुछ प्रमुख पहलों को यूपीएससी परीक्षा के प्रारूप के अनुसार समझें। और ये भी देखना जरूरी है कि आजादी के बाद से आज तक भारत की विदेश नीति वो कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। हाँ, और उसके पीछे सोच क्या रही है, कौन से फैक्टर्स रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए भारत की विदेश नीति की इस यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मार्गदर्शक सिद्धांतों की जिन्होंने भारतीय विदेश नीति की, कह सकते हैं, नींव रखी। यूपीएससी मेंस के लिहाज से ये सवाल अक्सर चर्चा में रहता है। गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से लेकर मल्टी अलाइनमेंट तक भारत की विदेश नीति के विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। स्वतंत्रता के बाद से इसके मूल सिद्धांत कैसे विकसित हुए हैं? अच्छा सवाल है, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ, देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया मोटे तौर पर दो खेमों में बटी थी। शीत युद्ध का दौर था। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। बिल्कुल। ऐसे में भारत ने, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बहुत बड़ी थी, उन्होंने गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई। इसका मतलब क्या था? मतलब किसी के साथ नहीं। देखिए, इसका मूल विचार ये था कि भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखेगा, ताकि अपने फैसले खुद ले सके, किसी के दबाव में ना आए। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ गुटों से दूरी बनाने की बात नहीं थी। अच्छा। ये उन देशों के लिए भी था जो अभी अभी उपनिवेशवाद से आजाद हुए थे। उनके लिए अपनी पहचान, अपनी स्वायत्तता स्थापित करने का एक जरिया था ये। हाँ, और इसी सोच से फिर पंचशील के सिद्धांत निकले, है ना? बिल्कुल। पंचशील यानी 5 सिद्धांत, ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर आधारित थे। क्या थे वो 5 सिद्धांत? हाँ, वो थे: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, अनाक्रमण यानी नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, समानता और आपसी लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और यहाँ एक प्रीलिम्स फैक्ट भी जोड़ा है शायद। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट है पंचशील समझौता। औपचारिक रूप से 1954 में साइन हुआ था। भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ था, उसकी प्रस्तावना में ये शामिल थे। अच्छा, और इसी गुटनिरपेक्षता को एक तरह से संस्थागत रूप देने के लिए नॉन अलाइन्ड मूवमेंट यानी नैम बना। हाँ बिल्कुल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इससे जुड़ा एक और प्रीलिम्स फैक्ट जो अक्सर पूछा जाता है, नैम का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 1961 में बेलग्रेड, जो तब यूगोस्लाविया में था, वहां आयोजित किया गया था। भारत इसके संस्थापकों में से एक था। ठीक है, लेकिन फिर समय बदला। 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया, शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो पूरा ग्लोबल सीन ही बदल गया। हाँ बिल्कुल। तो क्या तब गुटनिरपेक्षता अप्रासंगिक हो गई, मतलब उसकी जरूरत खत्म हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर काफी बहस होती है। कई लोग मानते हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में नैम बना था, वो कॉन्टेक्स्ट ही खत्म हो गया। सही बात है। तो इसलिए भारत की नीति में भी धीरे धीरे बदलाव आया। आप कह सकते हैं कि आज भारत गुटनिरपेक्षता 2.0 पर चल रहा है, या जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता, या फिर मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखण। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी अलाइनमेंट? इसका मतलब है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों, मतलब नेशनल इंटरेस्ट, को सबसे ऊपर रखता है और मुद्दे के आधार पर
इशू बेस्ड गठजोड़ बनाता है। अच्छा, मतलब परमानेंट किसी एक गुट से नहीं जुड़ना। हाँ, विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ जरूरत के हिसाब से संबंध विकसित करता है, बिना किसी एक गुट के प्रति स्थायी रूप से झुके। तो हम कह सकते हैं कि नीति का जो फॉर्म है हाँ, वो बदला है, लेकिन जो मूल आत्मा है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, वो आज भी कायम है। बिल्कुल। और इसे हम अपने संविधान से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, संविधान का भाग 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसमें अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 वो सीधे तौर पर कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगा। बिल्कुल। तो ये हमारी विदेश नीति का एक तरह से संवैधानिक आधार है। ठीक है, तो संक्षेप में अगर हम प्रीलिम्स के लिए देखें तो पंचशील समझौता 1954, नैम का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961 और आर्टिकल 51 ये महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और मेंस के लिए गुट निरपेक्षता का इतिहास, शीत युद्ध के बाद उसमें क्या बदलाव आए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या मल्टी अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट और इन सिद्धांतों के आज क्या प्रासंगिकता है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं और इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति यूं ही नहीं बनती, उसके कुछ स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, एक तय प्रक्रिया होती है। हाँ, बिल्कुल। तो मेंस के हिसाब से ये सवाल बन सकता है, भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना करें और इसमें विदेश मंत्रालय MEA, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO और संसद की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है नेशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब सीमा सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना। हाँ, और जो हमारे सामरिक हित हैं उनकी रक्षा करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है, और दूसरा प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके लिए विदेशी निवेश लाना, व्यापार बढ़ाना, टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनाना, ये सब जरूरी है। इनके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता, मतलब पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखना भी एक अहम उद्देश्य है। हाँ, क्योंकि हमारे अपने विकास के लिए भी आसपास और दुनिया में शांति जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही विश्व मंच पर भारत के प्रभाव और भूमिका, मतलब इन्फ्लुएंस एंड रोल को बढ़ाना भी एक लक्ष्य है, ताकि भारत अपनी बात रख सके और जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग है उसमें भागीदार बन सके। सही। अब सवाल यह है कि इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नीति बनते कैसे है। हाँ, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें कई एक्टर्स हैं। सबसे प्रमुख है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA। ये नोडल एजेंसी है। मतलब नीति बनाने से लेकर उसे लागू करने तक का काम MEA देखता है। हाँ, इसमें हमारे दूतावास, राजनयिक, जो फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन हमने देखा है कि रणनीतिक दिशा तय करने में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का प्रभाव भी काफी बढ़ा है, खासकर हाल के वर्षों में। हाँ, ये बात सही है। प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत कूटनीति होती है, उनकी विदेश यात्राएं, वो नीति को दिशा देने में काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA की भूमिका भी PMO के तहत काफी अहम है। बिल्कुल। और फिर संसद भी है। संसद की भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते। संसद क्या करती है विदेश नीति में? देखिए, संसद विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर बहस करती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है। संधियां जो होती हैं, उनके अनुसमर्थन, रैटिफिकेशन में संसद की भूमिका होती है। हालांकि ये सभी संधियों के लिए अनिवार्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, विदेश मंत्रालय का जो बजट है उसे संसद ही मंजूरी देती है। हाँ, और यहाँ कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स ध्यान देने लायक हैं। बताइए। विदेश नीति से जुड़े जो विषय हैं वो संविधान की 7वीं अनुसूची की यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में आते हैं। जैसे एंट्री 10 है फॉरेन अफेयर्स, विदेशों से संबंध। एंट्री 13 डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन। एंट्री 14 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एंट्री 15 वॉर एंड पीस। एंट्री 16 फॉरेन जुरिस्डिक्शन। एंट्री 17 सिटीजनशिप। ये सब केंद्र के विषय हैं। अच्छा, और संसद की स्थायी समिति भी तो होती है? हाँ, बिल्कुल। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी विदेश नीति के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा करती है और सरकार को सुझाव देती है। तो एक तरह से ये समितियां चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक आलोचनात्मक सवाल भी उठता है। क्या?
कि क्या नीति निर्माण में, खासकर विदेश नीति जैसे संवेदनशील और गतिशील क्षेत्र में, पीएमओ और एग्जीक्यूटिव का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि संसद की भूमिका सिर्फ औपचारिक सी रह गई है? ये एक वैलिड कंसर्न है और इस पर काफी एकेडमिक बहसें भी होती हैं। हाँ, क्योंकि विदेश नीति में अक्सर तेजी से निर्णय लेने होते हैं, गोपनीयता रखनी होती है, जिससे एग्जीक्यूटिव को स्वाभाविक रूप से ज्यादा एज मिल जाता है। बिल्कुल। हालांकि जो संसदीय प्रश्नकाल हैं, बहसें हैं, स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स हैं, वो सरकार को जवाबदेह ठहराने और नीति पर एक व्यापक चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच तो है ही। लोकतंत्र में ये संतुलन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो इस खंड के मुख्य बिंदु क्या हुए? प्रीलिम्स के लिए संघ सूची की एंट्रीज 10, 13, 14 वगैरह और स्थायी समिति का काम जानना जरूरी है। और मेंस के लिए विदेश नीति के उद्देश्य, सुरक्षा, आर्थिक विकास, शांति, वैश्विक प्रभाव और नीति निर्माण में एमईए, पीएमओ, संसद की भूमिकाओं का विश्लेषण। और वो एग्जीक्यूटिव बनाम लेजिस्लेटिव पावर बैलेंस वाला एंगल भी? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। सिद्धांतों और उद्देश्यों के बाद अब कुछ खास नीतियों या सिद्धांतों पर नजर डालते हैं, जैसे जिन्होंने भारत के पड़ोस और जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को शेक दिया है। यूपीएससी मेंस में इस तरह का सवाल आ सकता है: गुजराल सिद्धांत और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत के अपने पड़ोसियों और विस्तारित पड़ोस के प्रति दृष्टिकोण को कैसे दर्शाते हैं? इनकी सफलताओं और सीमाओं का मूल्यांकन करें। अच्छा, तो पहले गुजराल सिद्धांत की बात करते हैं। हाँ, ये 1996 में आया था, जब इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे। इसका मूल मंत्र ये था कि भारत, क्योंकि वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, उसे अपने छोटे पड़ोसियों के साथ, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हाँ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ संबंधों में उदारता दिखानी चाहिए और उनसे पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोसिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब हम उनकी मदद करें बिना ये सोचे कि वो बदले में हमें क्या देंगे। हाँ, एक तरह से यही। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर भारत एक तरफा रियायतें देगा तो इससे विश्वास का माहौल बनेगा, रिश्ते सुधरेंगे और पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता आएगी। और इसमें कोई प्रीलिम्स फैक्ट? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजराल सिद्धांत मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई पड़ोसियों पर केंद्रित था, लेकिन इसमें यह भी साफ था कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं उनमें सुरक्षा चिंताओं के कारण रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्ट ईस्ट नीति पर। ये तो शायद पहले लुक ईस्ट थी। बिल्कुल, ये असल में 1992 में शुरू हुई थी। लुक ईस्ट नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू की थी और 2014 में एनडीए सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट का नाम दिया। हाँ, ये उसका ही एक उन्नत और विस्तारित रूप है। तो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में क्या बदला? देखिए, लुक ईस्ट का फोकस मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, उसके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर था। ठीक है, लेकिन एक्ट ईस्ट का दायरा ज्यादा व्यापक है। इसमें आर्थिक संबंधों के साथ साथ कनेक्टिविटी, कल्चर और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इन पर भी जोर दिया गया है। मतलब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कनेक्टिविटी, संस्कृति और सामरिक सहयोग भी, 4 C's। हाँ, कुछ लोग इसे 4 C's कहते हैं: कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर और कोऑपरेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसका भौगोलिक दायरा भी बड़ा है, दक्षिण पूर्व एशिया से आगे बढ़कर पूर्वी एशिया मतलब जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और प्रशांत क्षेत्र तक। हालांकि आसियान अभी भी इसके केंद्र में है। और इससे जुड़े कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स? बिल्कुल। लुक ईस्ट नीति 1992, एक्ट ईस्ट नीति 2014। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना कब हुई? 1967 में। और भारत इसका सदस्य है? नहीं, सदस्य नहीं है। भारत 1990 के दशक से इसका डायलॉग पार्टनर है और बाद में समिट लेवल पार्टनर बना। अच्छा। और एक्ट ईस्ट के तहत कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, इनका भी महत्व बढ़ा है। और एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति भी थी शायद? हाँ, वो भी है। भारत ने मध्य एशिया के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012 में शुरू की थी। तो ये दोनों नीतियां, गुजराल सिद्धांत दक्षिण एशिया में और एक्ट ईस्ट दक्षिण पूर्व व पूर्वी एशिया में, ये भारत का अपने पड़ोस के प्रति एक सकारात्मक रवैया दिखाती हैं। हाँ, इरादा तो यही है। लेकिन क्या ये हमेशा सफल रही हैं? इनका जमीनी असर कैसा रहा है? यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूरी हो जाता है, जैसा मेंस के प्रश्न में पूछा गया था। गुजराल सिद्धांत की भावना तो अच्छी थी, लेकिन जमीनी हकीकत काफी जटिल रही है।
कैसे? देखिए, जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं, सीमा विवाद, जल बंटवारा, आतंकवाद या किसी देश की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, वो अक्सर रिश्तों पर हावी हो जाते हैं। और तब भारत के लिए हमेशा नॉन रेसिप्रोकल रुख अपनाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, संभव नहीं हो पाता। और कई बार भारत पर बड़े भाई जैसा रवैया अपनाने का आरोप भी लगता रहा है। अच्छा, और एक्ट ईस्ट नीति के सामने क्या चुनौतियां हैं? उसके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। चीन का इस पूरे क्षेत्र में बढ़ता आर्थिक और सैन्य प्रभाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू करने में देरी होती है और आसियान देशों के बीच भी कई मुद्दों पर आपसी मतभेद हैं, जो भारत के लिए बाधाएं पैदा करते हैं। सही कहा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये नीतियां भारत के इरादे तो साफ करती हैं। हाँ, गुजराल सिद्धांत पड़ोसियों के प्रति सद्भावना का प्रतीक है, भले ही उसका अमल मुश्किल हो। और एक्ट ईस्ट नीति भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने की इच्छा को दिखाती है। बिल्कुल। तो इस खंड से प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? गुजराल सिद्धांत 1996, लुक ईस्ट 1992, एक्ट ईस्ट 2014, आसियान की स्थापना 1967, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012। हाँ, ये मुख्य हैं। और मेंस के लिए गुजराल सिद्धांत के मूल तत्व, नॉन रेसिप्रोसिटी और उसकी सीमाएं, एक्ट ईस्ट का व्यापक दायरा, 4 Cs और उसकी सफलताएं व चुनौतियां, ये विश्लेषण के प्रमुख बिंदु हैं। सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने एम लक्ष्मीकांत के अध्याय 88 के आधार पर भारत की विदेश नीति के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि कैसे इसके मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित हुए, गुटनिरपेक्षता से मल्टी अलाइनमेंट तक का सफर कैसा रहा। हमने विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति और वैश्विक प्रभाव पर भी चर्चा की। और ये भी देखा कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में MEA, PMO और संसद कैसे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही गुजराल सिद्धांत और एक्ट ईस्ट जैसी खास नीतियों के जरिए भारत अपने पड़ोस और विस्तारित पड़ोस के साथ कैसे जुड़ता है, इसका भी विश्लेषण किया। ये साफ है कि भारत की विदेश नीति कोई स्थिर चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। हाँ, जो राष्ट्रीय हितों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट होती रहती है। बिल्कुल। संवैधानिक सिद्धांत और राष्ट्रीय हित इसके स्थायी आधार हैं। लेकिन रणनीतियां और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। और इसी बिंदु पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जो तेजी से बदलती दुनिया है, नई तकनीकें आ रही हैं जैसे AI, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियां हैं, नए भू राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं जैसे इंडो पैसिफिक, रूस यूक्रेन युद्ध। काफी कुछ बदल रहा है। तो ऐसे में भारत को अपनी विदेश नीति में किन नई प्राथमिकताओं को शामिल करने और किन रणनीतिक समायोजनों की आवश्यकता होगी, ताकि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्रभावी ढंग से साध सके और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर सके। ये सोचने वाला सवाल है। इस पर जरूर विचार करें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर इसी तरह के गहन विश्लेषण के साथ। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय PPP से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.